हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मन मर्जियां भाग 40। आदर्श और गुप्ता जी की बातें गुड्डू सुन चुका था। गुप्ता जी नहीं चाहते थे कि गुड्डू को इन सब झमेलों के बारे में पता चले, इसलिए उन्होंने गुड्डू को वहां से जाने को कहा। लेकिन गुड्डू ने उनकी एक नहीं सुनी और सीधा आदर्श के पास आकर कहा, नमस्ते। नमस्ते बेटा, आदर्श ने कहा। माफ कीजिएगा, हमें बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए, पर हम बोलेंगे। जो पैसे आप इन्हें दे रहे हैं उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम आपसे विनती करते हैं, इनके घर के कागजात वापस कर दीजिए। गुड्डू ने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं दामाद जी, हम बंदोबस्त कर लेंगे। गुप्ता जी ने आकर कहा तो गुड्डू उनकी ओर पलटा और कहा, कहां से करेंगे बंदोबस्त? पहले ही इतने पैसों के लिए आपने घर गिरवी रख दिया है, कैसे चुकाएंगे इतना पैसा? और ये सब छोड़िए, पहले ये बताइए कि आपसे किसने कहा कि हमें या हमारे पिताजी को पैसे देने होंगे? हमें कुछ नहीं चाहिए, ना ही हमारे पिताजी को कुछ चाहिए। हम जानते हैं बेटा, लेकिन शगुन का थोड़ा देना तो जरूरी है ना। गुप्ता जी ने शांत लहजे में कहा। तो वो पैसा क्या आप इस तरह देंगे? आप जानते हैं कि घर बनाने में आपने कितनी मेहनत की होगी, एक एक चीज सजाई होगी, और आज सिर्फ हमें शगुन देने के लिए आपने घर को गिरवी रख दिया, जो कि बहुत ही गलत बात है। आप ही पैसा इन्हें वापस कीजिए, और कोई जरूरत नहीं है हमारे पिताजी को इतना पैसा देने की। उनको पता चला तो बहुत ही नाराज होंगे वो। गुड्डू ने कहा, लेकिन बेटा आप समझ नहीं रहे हैं, समाज में ये सब चीजें जरूरी है। गुप्ता जी ने कहा, हम इस समाज की बातें नहीं समझते, हम बस इतना कह रहे हैं कि आपको ये घर गिरवी रखने की कोई जरूरत नहीं है। अभी प्रीति की जिम्मेदारी भी देखनी है ना आपको। गुड्डू ने कहा तो गुप्ता जी बोझल आंखों से आदर्श की ओर देखने लगे। गुप्ता जी को खामोश देखकर गुड्डू ने आदर्श जी से कहा, ये अपना घर नहीं बेचेंगे, आप अपने पैसे वापस ले जाइए। आदर्श जी मुस्कुराए और कहा, शाबाश बेटा, आज के टाइम में जहां दहेज ना मिलने पर बारात वापस ले जाते हैं, वहीं आज आपने इतनी बड़ी बात कह के दिल जीत लिया। खुश रहो बेटा, शगुन बिटिया बहुत ही भाग्यशाली है जिसे इतना अच्छा और समझदार लड़का मिला है। आपका दामाद हीरा है, हीरा। गुप्ता जी, ये लीजिए आपके पेपर्स। गुप्ता जी ने पैसे आदर्श जी को वापस दिए। आदर्श जी जाने लगे तो गुड्डू ने कहा, सर खाना खाकर जाइएगा। आदर्श जी ने मुस्कुराते हुए हामी भरी और वहां से चले गए। गुड्डू का बड़ा दिल देखकर गुप्ता जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भरे गले से गुड्डू से कहा, समझ में नहीं आ रहा किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं। आज आपने जो किया है वो कोई अपना ही कर सकता है बेटा। गुड्डू ने उनकी नम आंखों को देखा तो उनके दोनों हाथों को थाम लिया और कहने लगा, आप शगुन के पापा हैं तो हमारे भी पापा जैसे हुए। दहेज लेना और देना दोनों ही गलत है। आपने शादी में जितना किया है उतना काफी है। पापा जैसे नहीं बेटा, पापा ही कहो। आज से आप हमारे दामाद के साथ साथ बेटे भी हैं। जिंदगी में हमेशा जिस बेटे की कमी को हमने खलती थी, आज आपने पूरी कर दी। हमेशा खुश रहो बेटा। गुप्ता जी ने अपनी किनारों को साफ करते हुए कहा, आइए चलते हैं। गुड्डू ने कहा और गुप्ता जी के साथ घर के अंदर चला आया। अमन ने गुड्डू को देखा तो उसके पास आकर कहा, सॉरी जीजा जी, वो बड़े पापा ने हमें किसी जरूरी काम से भेज दिया था, आप चलिए। गुड्डू ने आंखों ही आंखों में गुप्ता जी को बेफिक्र रहने का इशारा किया और वहां से चला गया। एक बार फिर गुड्डू अपने दोस्तों और भाइयों में शामिल हो गया। गुप्ता जी तो गुड्डू जैसा दामाद पाकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। गुड्डू वापस आया और आकर बैठ गया। वेटर सबके लिए कॉफी रखकर चला गया। सभी कॉफी पीने लगे। गुड्डू मन ही मन खुश था कि आज उसने कुछ अच्छा काम किया। प्रीति वहीं पंडाल में अपने दोस्तों के साथ घूम रही थी। तभी उसकी नजर खाना खाते हुए एक लड़के पर गई, जो कि ना तो बनारस का था, ना ही उसने उसे बारात में देखा था। प्रीति ने दिमाग पर बहुत जोर डाला तो उसे याद आया कि ये वही लड़का था जो प्रीति को ट्रैफिक में मिला था और दोनों में झगड़ा हुआ था। प्रीति ने अपनी सहेलियों से रुकने को कहा और खुद अकेले ही उस लड़के की ओर चल पड़ी और उसके सामने आकर कहा, खा लिया? लड़के ने बिना सामने देखे ही खाते हुए कहा तो प्रीति ने उसके सामने चुटकी बजाई। जैसे ही लड़के ने सामने देखा, प्रीति को देखकर खाना उसके गले में ही अटक गया और वह खांसने लगा। प्रीति ने पास से गुजरते वेटर की ट्रे से पानी का ग्लास लेकर लड़के की ओर बढ़ाकर कहा, ये लो पी लो।
लड़के ने ग्लास लिया, पानी पिया, थोड़ा आराम मिला तो प्रीति ने अपना अगला सवाल दाग दिया। लड़की वालों ने तो तुम्हें इनवाइट किया नहीं है और लड़के वालों की तरफ से तुम डेफिनेटली नहीं हो। अब बताओ शादी में कैसे घुसे? लड़का एकदम चुप, कहे तो क्या कहे। वह चुपचाप खड़ा था और प्रीति को यह बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह थोड़ा सा उसके पास आई और घूरते हुए कहा, मान न मान मैं तेरा मेहमान, खाना खाने आए हो ना, या फिर लड़कियां देखने आए होंगे? शादी में तो सब नया ही मिलता है ना? लड़का अब भी चुप। दूर बैठे गुड्डू की नजर प्रीति पर गई तो उसने कप रखा और उठकर प्रीति की ओर चला आया। पीछे पीछे गोलू भी चला आया। प्रीति ने जैसे ही कुछ कहना चाहा, गुड्डू ने बीच में आकर कहा, अरे अरे क्या कर रही हो? देखो ना जीजू, बिन बुलाए किसी की भी शादी में घुस आते हैं ऐसे लोग, भुक्कड़ कहीं के, जरा भी शर्म नहीं है। प्रीति ने लड़के को घूरते हुए कहा, एक्सक्यूज मी। इस बार लड़के के मुंह से 2 शब्द फूटे, लेकिन प्रीति कहाँ सुनने वाली थी। उसने हाथों को नचाते हुए कहा, वाह वाह वाह, क्या बात है, तुम्हें तो अंग्रेजी भी आती है। गुड्डू को मामला समझते देर नहीं लगी। उसने प्रीति को साइड करते हुए कहा, अरे दोस्त है। किसका? आपका? प्रीति ने हैरानी सी आंखें बड़े करते हुए कहा। गुड्डू फंस गया, कहे तो क्या कहे, लेकिन जैसे ही साइड में गोलू को देखा, उससे अपनी ओर खींचकर कहा, हमारा नहीं, इसका है, गोलू का दोस्त है ही, गोलू ने ही बुलाया होगा तो चला आया। प्रीति ने पहले लड़के को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर गोलू को देखकर कहा, हाँ लगता भी है। अच्छा, तुम वो हमें अपनी सहेलियों से मिलवाने वाली थी? गुड्डू ने बात बदलते हुए कहा, अरे हाँ जीजू, मैं तो भूल ही गई, चलो। कहकर प्रीति गुड्डू को लेकर चली गई। लड़का और गोलू बस हैरानी से दोनों उन्हें जाते हुए देखते रहे। उनके जाने के बाद लड़के ने गोलू से कहा, उन भाई साहब ने झूठ क्यों कहा कि हम आपके दोस्त हैं? गोलू ने सर खुजलाया और कहा, वो कहा है कि हमने और उन्होंने भी ऐसे शादियों में बिना इनविटेशन के बहुते खाना खाया है। कानपुर का सुने हो? आज तक वहां की एक भी शादी मिस नहीं की हम दोनों ने। थैंक यू, वैसे उन्हें भी थैंक यू बोल देना, लड़के ने कहा और वहां से चला गया। प्रीति की उस लड़के से ये दूसरी मुलाकात थी और दूसरी मुलाकात में भी दोनों में झगड़ा ही हुआ। अभी तक प्रीति ना उस लड़के का नाम जानती थी, ना ही उस लड़के के बारे में कुछ जानती थी। खैर, लड़का चला गया और प्रीति गुड्डू को लेकर अपनी सहेलियों के पास आई। उन्हें अपने जीजाजी से मिलवाया। सब गुड्डू से अच्छी खासी इंप्रेस थी। भाई, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि कोई भी देखते ही फ्लैट हो जाए। रात के 1 बजने को आए। सोनू भैया ने आकर गुड्डू से कपड़े चेंज करने को कहा, क्योंकि फेरों में बैठना था। गुड्डू ने कोट पैंट पहना और सबके साथ घर के आंगन में चला आया, जहां फेरों के लिए आलीशान मंडप बना हुआ था। गुप्ता जी ने जब गुड्डू को देखा तो उसके पास आकर कहा, आइए बेटा। गुड्डू आकर केशव पंडित जी के पास बैठ गया। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण किया। उन्हें देखकर गुड्डू ने मन ही मन कहा, बस एक बार ही शादी हो जाए, उसके बाद आपका तो घर आना बंद करवा देंगे हम। कुछ देर मंत्रोच्चारण के बाद पंडित जी ने कहा, दुल्हन को बुलाइए। प्रीति और भाभी शगुन को लेकर मंडप में आई। सब घर वाले और रिश्तेदार वहां मौजूद थे। शगुन ने पलकें झुका रखी थी। वह आकर गुड्डू के दाईं तरफ बैठ गई। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। गुड्डू और शगुन दोनों ही सामने जल रही पवित्र अग्नि को देख रहे थे। गुड्डू के मन में इस वक्त ऐसी ही आग जल रही थी, क्योंकि पिंकी से उसकी शादी का सपना जलकर खाक हो चुका था। वहीं शगुन उस अग्नि को देखते हुए मन ही मन कह रही थी कि उसका और गुड्डू का जीवन सफल बने। कुछ देर बाद पंडित जी ने शगुन को अपना हाथ आगे करने को कहा और फिर उसके हाथ में कुछ पूजा सामग्री रखकर गुड्डू से शगुन का हाथ थामने को कहा। गुड्डू ने अपने हाथ से शगुन के हाथ को थाम लिया तो पंडित जी ने उसे सफेद रुमाल से ढक दिया, जिससे किसी की नजर न लगे, और एक बार फिर मंत्रोच्चारण करने लगे। गुड्डू ने शगुन का हाथ थामा हुआ था। एक खूबसूरत एहसास शगुन को छूकर गुजर रहा था। वहीं गुड्डू का दिल धड़क रहा था और उसके पैर कांप रहे थे। पास बैठे गोलू ने गुड्डू के दूसरे हाथ पर हाथ रखा और उसे हिम्मत दी। मंत्र खत्म होने के बाद पंडित जी ने गुड्डू से अपना हाथ हटाने को कहा और पूजा सामग्री अग्नि में डालने को कहा। पंडित जी ने गठबंधन करने का इशारा किया तो प्रीति ने पीछे आकर गुड्डू के गले में पहने गठ जोड़े और शगुन के दुपट्टे को एक दूसरे से बांधकर गठबंधन कर दिया।
फेरों के लिए खड़े हो जाइए, पंडित जी ने उठते हुए कहा और फूलों की प्लेट अपने हाथों में उठा ली। गुड्डू को शगुन का हाथ थामने को कहा और शगुन को गुड्डू के आगे चलने को कहा। शगुन गुड्डू का हाथ थामे धीरे धीरे उसके आगे चलने लगी। जैसे ही एक फेरा खत्म हुआ, दोनों आकर अपनी जगह खड़े हो गए और पंडित जी उन्हें पहले फेरे के पहले वचन का मतलब समझाने लगे। सभी हाथों में लिए फूल गुड़ और शगुन पर फेंकते जा रहे थे। बीच बीच में मनोहर भी रोशनी पर फूल उछाल देता, जिसे देखकर गोलू ने मन ही मन कहा, पता नहीं हमारी जिंदगी में ये रात कब आएगी। शगुन ने 4 फेरे लिए और 5वें फेरे गुड्डू के आगे आ गया और चलने लगा। गुड्डू ने शगुन के साथ फेरे लिए और आकर दोनों अपनी अपनी जगह खड़े हो गए। इस बार पंडित जी ने दोनों की जगह बदल दी। शगुन गुड्डू के बाईं तरफ चली आई, यानी उसके हृदय की ओर। पंडित जी ने दोनों को अपने अपने स्थान पर बैठने को कहा और खुद भी बैठकर आगे की विधि संपन्न करने लगे। गुप्ता जी ने शगुन का कन्यादान किया और उसे खूब आशीर्वाद देकर साइड में आ गए। उनका मन भारी हो गया। विनोद ने उन्हें संभाला। शगुन ने अपनी बगल में बैठे गुड्डू को एक नजर देखा और फिर सामने देखने लगी, लेकिन मजाल है गुड्डू उसकी ओर देख ली। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और उसके बाद सिंदूर की डिब्बी गुड्डू की ओर बढ़ाकर कहा, लो बेटा, शगुन की मांग में सिंदूर भरो। गुड्डू ने पंडित जी के हाथ से सिंदूर की डब्बी ली और उसमें से सिंदूर लेकर शगुन की मांग में भर दिया। सिंदूर का कुछ हिस्सा गुड्डू की उंगलियों से छूटकर शगुन की नाक पर आ गिरा, जिसे कि बहुत ही सौभाग्यशाली माना जाता है। शगुन ने अपनी पलकें झुका ली। पंडित जी ने मंगलसूत्र गुड्डू की ओर बढ़ाया। गुड्डू ने उसे शगुन के गले में पहना दिया। आज सही मायनों में शगुन गुड्डू की हो चुकी थी। शादी संपन्न हुई। गुड्डू और शगुन ने उठकर एक साथ बड़ों का आशीर्वाद लिया। सभी बहुत खुश थे। गुप्ता जी और मिश्रा जी आपस में गले लगे और एक दूसरे को बधाइयां दी। विनोद ने अमन से कहकर शगुन और गुड्डू के लिए खाना लगाने को कहा। आंगन में ही एक बड़ा सा गोल टेबल लगा और उसके अगल बगल 8-10 कुर्सियां लगी, जिन पर आकर गुड्डू, गोलू, सोनू भैया, मनोहर और वेदी आकर बैठ गए। शगुन की तरफ से शगुन, प्रीति, बिंदु, अमन और उसकी छोटी बहन बैठे थे। अमन तो खाना परोसना चाहता था, लेकिन गुड्डू ने उसे भी साथ बैठा लिया। विनोद ने 4 वेटर्स को उनकी खातिरदारी में लगा दिया। गुड्डू और शगुन एक दूसरे के पास बैठे थे। कभी कभार गुड्डू शगुन को एक नजर देख भी लेता। बाकी सब बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। सबकी प्लेटों में खाना परोसा गया। गुड्डू जैसे ही खुद खाने लगा, शगुन ने रोकते हुए कहा, अरे जीजू, अकेले अकेले खा रहे हैं, आप दी को खिलाइए ना। काहे, तुम्हारी दी खुद से भी तो खा सकती है, गुड्डू ने कहा। बिल्कुल, लेकिन आज स्पेशल डे है। आज आप दोनों की शादी है और अगर आप दी को अपने हाथ से खिलाओगे तो उन्हें ज्यादा अच्छा लगेगा ना, प्रीति ने कहा। तो सोनू, मनोहर और गोलू ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। मरता क्या न करता। गुड्डू ने बर्फी उठाकर शगुन को अपने हाथ से खिला दी। बदले में शगुन ने भी एक टुकड़ा गुड्डू को खिलाया और गुड्डू मन ही मन खुद से कहने लगा, बस आज से हमारे उल्टे दिन शुरू। सभी साथ बैठकर खाना खाने लगे। गोलू भी अपनी भाभी यानी शगुन को बीच बीच में अपने हाथ से खिला रहा था। शगुन को गोलू बहुत पसंद आया। उसका बचपना और उसकी मासूमियत उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर रहे थे। खाना खाने के बाद चाची और भाभी वहां आई और शगुन को लेकर चली गई। मिश्रा जी के बुलाने पर गुड्डू एक बार फिर उनकी ओर चला आया, जहां गुड्डू को सोफे पर बैठने को कहा और गुप्ता जी तिलक करके उसे शादी का शगुन देने लगे। गुड्डू ने गुप्ता जी की ओर देखा और उनसे शगुन के रूप में सिर्फ नारियल लेकर कहा, इतना काफी है। मिश्रा जी ने देखा तो उन्हें बहुत हैरानी हुई कि आखिर गुड्डू और वो भी समझदारी वाली बातें। उन्होंने गुड्डू के पास आकर उसका सर छूकर कहा, तबीयत ठीक है बेटा? हाँ, हम ठीक है पिताजी, और हमें नहीं लगता हमें इनसे ये सब लेना चाहिए, गुड्डू ने धीरे से कहा। तो मिश्रा जी का मन खुशी से भर उठा। पहली बार गुड्डू ने कोई समझदारी वाली बात कही थी। मिश्रा जी गुप्ता जी के सामने आए और शगुन के नाम पर सिर्फ नारियल लेते हुए कहा, आपने शगुन जैसी बिटिया को हमें दे दिया, इससे बड़ा शगुन और क्या होगा? ये सब आप रखिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। गुप्ता जी ने सुना तो उनका मन भावनाओं से भर गया और उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आप जैसे लोग पहली बार देख रहा हूं मिश्रा जी। शगुन बहुत भाग्यशाली है जिसे ऐसा घर परिवार मिलने जा रहा है। बेटा,
ससुर जी के पैर छू। मिश्रा जी ने गुड्डू की ओर देखकर कहा तो गुड्डू ने आकर अपने ससुर के पैर छुए। सुबह के 5 बजने को आए थे। गुड्डू अपने दोस्तों के साथ बैठा ऊग रहा था। शगुन अपने घर वालों के साथ थी, कमरे में जहां उसके ससुराल से आए गहने उसे पहनाए जा रहे थे। ससुराल की तरफ से आए गहने देखकर चाची का तो मुंह ही बन गया। गहनों से लदी शगुन मांग में भरे सिंदूर से और भी प्यारी लग रही थी। प्रीति तो बस शगुन का हाथ थामे बैठी थी। बाहर से मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर खुद को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि कुछ देर बाद शगुन उससे बहुत दूर चली जाएगी। सुबह हो चुकी थी, विदाई का समय आ चुका था। शगुन का मन भारी हो गया। बहुत मुश्किल से उसने अपने आंसुओं को रोका हुआ था। वह जानबूझकर सबके सामने मुस्कुरा रही थी ताकि खुशी खुशी सब उसे विदा करे, लेकिन प्रीति जैसे ही उसके सामने आई, शगुन के गले लगकर रो पड़ी। भाभी और बिंदु ने मुश्किल से उसे चुप करवाया। विदाई गीत गाते हुए घर की औरतें शगुन के साथ घर के आंगन में आई, जहां गुड्डू और बाकी सब खड़े थे। प्रीति ने गुड्डू के जूते मंगवाए और उन्हें अपने दुपट्टे से साफ करके अपने हाथों से गुड्डू को पहनाया। शगुन के जाने का दुख इतना था कि प्रीति जूते छुपाने का नेक भी नहीं मांग पाई। माहौल देखते हुए मिश्रा जी ने अपने हिसाब से ही लिफाफा प्रीति को पकड़ा दिया। शगुन, जिसने अब तक अपने आंसू रोक रखे थे, अपने पापा को देखते ही वे गालों पर लुढ़क आए। तो दोस्तों, ये था मनमर्जियां भाग 40। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें मनमर्जियां मेरे साथ।